स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। होली से पहले ही लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां होली से पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। मार्च महीने में भी कीमतों का ट्रेंड नहीं बदला है और सिलेंडर महंगा हो गया है, जिससे घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है। तेल कंपनियों की ओर से जारी नई दरों के अनुसार गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी लागू है। इसका असर खास करके घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। त्योहार के समय बड़ी कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पहले से ही खाद्य और फिर अन्य जरूरी सामान महंगे चल पड़े हैं। हालांकि सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना जैसे प्रावधानों के जरिए राहत देने की भी बात कही जा रही है, लेकिन सामान्य उपभोक्ता को सीधे तौर पर बड़ी कीमतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की होली बदरंग हो गई है। जी हां, दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर जहां पर जेडीयू जश्न की तैयारी में थी, वहीं पर राजनीतिक मोर्चे पर पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में जेडीयू को ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसे अब तक की सबसे राज्यों में गिना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम का असर सिर्फ जेडीयू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाजपा को भी इसका राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा है। होली के ठीक पहले आई इस खबर ने सत्तापक्ष के उत्साह को फीका कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। विपक्ष ने इसे सरकार की नीतियों की असफलता बताया है। आयतुल्ला खामनेई ने 45 सालों तक अपना हाथ क्यों छिपा रखा था? ईरान में कैसे बनाए अपनी पकड़? दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने लंबे समय तक अपने दाहिने हाथ को पब्लिक ड्राफ्ट में कम दिखाया, क्योंकि 1981 में उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनका दाहिना हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्थायी रूप से काम न करने लायक रह गया था। उस समय वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे जब पास रखे टेप रिकॉर्डर में विस्फोट हुआ, जिससे उनके हाथ और कुछ हिस्सों को गंभीर चोटें आई और उसे लगभग इस्तेमाल न करने के बराबर होना पड़ा। इसके बाद खामनेई ने अपने राजनीतिक कैरियर को मजबूती से आगे बढ़ाया। 1989 में उन्होंने ईरान के संस्थापक नेता आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के निधन के बाद सुप्रीम लीडर के रूप में पदभार संभाला। इस पद पर उन्होंने दहशतगर्द विरोधी रुख, सेना और फिर रणनीतिक ताकतों पर नियंत्रण और फिर सख्त घरेलू नीतियों के समाधान की अपना प्रभाव मजबूत किया है। अपने शासनकाल में खामेनेई ने न केवल ईरान के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि देश के राजनीतिक और फिर धार्मिक ढांचे को भी अपने नेतृत्व के अनुरूप ढाला है। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आलोचनाओं और फिर विरोध के बावजूद भी उन्होंने करीब 4 दशकों तक सत्ता बनाए रखी। उनकी रणनीति, धार्मिक नेतृत्व और सैन्य समर्थन इसके मुख्य कारण रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान, आयतुल्ला अराफी फिलहाल संभालेंगे कमान। ईरान की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। खबर है कि देश के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर आयतुल्ला अराफी को फिलहाल जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में नेतृत्व को लेकर के अटकलें तेज थी। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए यह अंतरिम व्यवस्था की गई है, ताकि सत्ता और फिर प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलते रहे। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही पद देश के सैन्य, न्यायिक और फिर प्रमुख नीतिगत फैसलों पर अंतिम अधिकार रखता है। हालांकि इस ऐलान को लेकर के आधिकारिक विस्तृत जानकारी का इंतजार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बदलाव पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ईरान की नेतृत्व व्यवस्था का असर क्षेत्रीय और फिर वैश्विक रणनीति पर पड़ता है। तन बदन को झुलसाएगी लू, मार्च से मई तक पड़ेगी भीषण गर्मी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देश में इस बार जल्दी गर्मी और फिर ज्यादा तीखी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी और फिर लू की स्थिति बन सकती है। जब कई राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज होने की संभावना जताई गई है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में उत्तर, मध्य और फिर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में हीट वेव के दिन बढ़ सकते हैं,
या दोपहर के समय तेज धूप और फिर गर्म हवाएं लोगों को झुलसा सकती है। खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं पर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। जब प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर राहत व्यवस्था की जा सके। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी के संकेत है। खामनेई की हत्या के विरोध में देश भर में प्रदर्शन और शोक मार्च। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की जान जाने की खबरों के बाद भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और शोक मार्च निकाले गए। अलग अलग संगठनों और फिर समुदाय ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जहाँ कई शहरों में लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाल करके श्रद्धांजलि दी है और वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और फिर स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है। जब कुछ स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन भारत में आयोजित शोक सभाओं में लोगों ने शांति और फिर संयम रखने की अपील की है। यहाँ प्रशासन ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। खान सर ने क्यों ठुकराया 107 करोड़ का ऑफर, कपिल शर्मा शो में किया बड़ा खुलासा। जब पटना के चर्चित शिक्षक खान सर ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। जब ये खुलासा उन्होंने एक टीवी शो के दौरान यानी कि कपिल शर्मा शो के दौरान किया है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी और फिर कैरियर से जुड़ी हुई कई बातें शेयर की है। खान सर ने कहा है कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से देश के गरीब और फिर मध्यम वर्ग के छात्रों की मदद करना है। उन्होंने बताया है कि अगर वे उस ऑफर को स्वीकार कर लेते तो फिर उनकी पढ़ने की स्वतंत्रता और फिर मिशन प्रभावित हो सकता था। उन्होंने बताया है कि अगर वे उस ऑफर को स्वीकार कर लेते तो उनकी पढ़ाने की स्वतंत्रता और मिशन प्रभावित हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। जब उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है, जब कई लोग उनके फैसले की सराहना कर रहे हैं और इसे शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण बता रहे हैं। खान सर ने साफ कर दिया है कि उनके लिए छात्रों का विश्वास और फिर उनकी सफलता किसी भी बड़ी रकम से ज्यादा अहम है। अगर आप भी ज़्यादा देखते हैं मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये खबर आपके लिए। मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन ज़्यादा देखने से दिमाग पर पड़ सकता है गहरा असर। जो आज के समय में मोबाइल और फिर लैपटॉप का इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन लंबे समय तक स्क्रीन देखने से दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार स्क्रीन देखने से मस्तिष्क पर दबाव बढ़ता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो सकती है और मानसिक थकान महसूस होती है। अधिक स्क्रीन टाइम का असर नींद पर भी पड़ता है। मोबाइल और फिर लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन कम बनता है। इसका परिणाम ये होता है कि लोगों को देर से नींद आती है और फिर नींद की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा स्क्रीन देखने से चिड़चिड़ापन, तनाव और फिर याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। खास करके बच्चों और फिर किशोरों में इसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 20-20-20 नियम अपनाएं। 20-20-20 इन 20-20-20 यानी कि 20 मिनट आप मोबाइल देखें, फिर 20 मिनट आप आराम करें, फिर 20 मिनट मोबाइल देखें, फिर 20 मिनट आराम करें। इस तरह से ये 20-20-20 20-20-20 नियम अपनाने के लिए कहा गया है। नियमित ब्रेक लें और फिर सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें ताकि दिमाग और आंखें दोनों को आराम मिल सके। रात में कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, जाने सेहत से जुड़ी जरूरी बातें। दरअसल रात के समय खान पान का सीधा असर हमारी नींद और पाचन पर पड़ता है। जब विशेषज्ञों के अनुसार सोने से पहले कुछ चीजें खाने से एसिडिटी, गैस, वजन बढ़ना और फिर नींद की समस्या हो सकती है। इसीलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करना बेहतर माना जाता है। सबसे पहले तला भुना और फिर ज्यादा मसालेदार खाना रात में नहीं खाना चाहिए। इससे पेट भारी रहता है और फिर जलन या फिर अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा मीठा, चॉकलेट या फिर कैफीन वाली चीजें जैसे कि कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय नहीं पीना चाहिए। इससे नींद खराब कर सकती है। वहीं पर फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर और फिर रेड मीट भी रात में पचने में ज़्यादा समय लेते हैं। वहीं पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रात में हल्का भोजन जैसे कि दाल, हरी सब्जी, खिचड़ी या फिर सलाद लें या सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले खाना खा लें और ज़्यादा भारी भोजन से बचें। जैसे ही खान पान से नींद बेहतर आती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है।
होली के जश्न के बीच बिहार में दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस से एक ही परिवार के 4 लोगों की गई जान। जहां होली के जश्न के बीच बिहार से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। शौचालय की टंकी में उतरे परिवार के सदस्यों की जहरीली गैस की चपेट में आने से जान चली गई। बताया जा रहा है कि एक एक करके 4 लोग टंकी में उतरे और सभी की दम घुटने की वजह से जान चली गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। अंदर जमा जहरीली गैस की वजह से पहले एक व्यक्ति बेहोश हुआ। उसे बचाने के लिए अन्य सदस्य नीचे उतरे, लेकिन वे भी गैस की चपेट में आ गए। जब तक लोगों को स्थिति का अंदाजा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। जब पुलिस और फिर प्रशासन मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सेप्टिक टैंक या फिर शौचालय की टंकी की सफाई बिना सुरक्षा उपायों के न करें, क्योंकि अंदर बनी जहरीली गैस जानलेवा साबित हो सकती है। पूर्णिया में धूमधाम से मना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन। विकास दिवस के रूप में कटा 30 पाउंड का केक। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन पूर्णिया में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया है। जहाँ इस खास मौके को पार्टी कार्यकर्ताओं ने विकास दिवस के रूप में आयोजित किया है। जहाँ कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता, स्थानीय नेता और समर्थक मौजूद रहे। पूरे आयोजन को उत्सव का रूप दिया गया और मुख्यमंत्री के लंबे राजनीतिक सफर को याद किया गया। कार्यक्रम में मंत्री लेसी सिंह की मौजूदगी खास रही। उनके नेतृत्व में 30 पाउंड का विशाल केक काटा गया। मंच से वक्ताओं ने नीतीश कुमार के शासनकाल की उपलब्धियों, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य और फिर महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में हुए विकास का जिक्र किया है। नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार ने नई दिशा और पहचान हासिल की है। जन्मदिन समारोह के दौरान सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी किए गए, जिनमें जरूरतमंदों के बीच फल और फिर मिठाइयां बांटी गई। समर्थकों ने नीतीश कुमार की लंबी उम्र और फिर स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। पूरे आयोजन में उत्साह, नारों और फिर तालियों की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे माहौल पूरी तरह से जश्न बना रहा। बिहार के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात। कोइलीवर में 29 खेलों के लिए 75 एकड़ का मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। जब बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भोजपुर जिले के कोइलीवर में 75 एकड़ जमीन पर मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना तैयार की गई है। इस कॉम्प्लेक्स में 29 अलग अलग खेलों की सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण का बेहतर अवसर मिलेगा। वहीं पर सरकारी योजना के अनुसार यहाँ पर एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी समेत कई इंडोर और फिर आउटडोर खेलों के लिए अत्याधुनिक मैदान और फिर प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, जिम, मेडिकल सुविधाएं और फिर कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य से बाहर जाने की जरूरत कम होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बिहार में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। ये कॉम्प्लेक्स राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और सुविधाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बड़ा मंच देगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष, दी जन्मदिन की बधाई। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें विशेष बधाई दी है और विकास पुरुष की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने विकास की नई दिशा पकड़ी है और फिर कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक अनुभव और फिर प्रशासनिक क्षमता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं वह नेतृत्व की प्रतिबद्धता का परिणाम है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और फिर दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि आगे भी राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। आयतुल्ला खामनेई की यूपी के इस गांव से जुड़ी है विरासत। मौत की खबर से छाया मातम। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर के कई खबरों के बाद उत्तर प्रदेश के गांव में शोक का माहौल देखने को मिला। बताया जाता है कि इस गांव का ऐतिहासिक संबंध ईरान की इस्लामिक क्रांति से जुड़े हुए परिवार से रहा है, जिस कारण यहाँ के लोग खुद को उस विरासत से जुड़ा मानते हैं। इतिहास के मुताबिक खामनेई के गुरु और फिर ईरान की क्रांति के प्रमुख नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के पूर्वजों का संबंध यूपी के बाराबांकी जिले के किंतूर गांव से
बताया जा रहा है। कहा जाता है कि उनके परिवार के लोग वर्षों पहले भारत से ईरान चले गए थे, जहाँ इसी ऐतिहासिक जुड़ाव की वजह से गांव के लोगों में भावनात्मक लगाव देखा जाता है। जब मौत की खबर फैलते ही गांव में मातमी माहौल बन गया और लोगों ने मजलिसें आयोजित करके शोक व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये उनके लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की खबर नहीं बल्कि इतिहास और फिर भावनाओं से जुड़ा मामला है। इस घटना ने एक बार फिर से यूपी के इस छोटे से गांव को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है। अरब देशों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ईरान इजराइल युद्ध के बीच पूर्व IAS नियाज खान का बड़ा बयान। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पूर्व IAS अधिकारी नियाज खान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई अरब देशों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं रह गया है और वे अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं। जब उनके बयान के बाद राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। नियाज खान ने कहा है कि अरब के कई सुन्नी मुस्लिम देश अमेरिका के करीब हैं और उसकी नीतियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनका दावा है कि यही वजह है कि वे ईरान जैसे देशों के समर्थन में खुल करके सामने नहीं आते हैं। उन्होंने इसे भू राजनीतिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जोड़ करके देखा है। जब उनके इस बयान को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कुछ लोग इसे सच्चाई बताने वाला बयान मान रहे हैं तो फिर कुछ इसे विवादित टिप्पणी बता रहे हैं। फिलहाल ईरान इजराइल युद्ध के बीच कई ये बयान नई बहस को जन्म दे रहा है। सरकारी नौकरी मिलना सबको संभव नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकारी नौकरी हर किसी को मिल पाना यह संभव नहीं है, इसलिए युवाओं को अन्य क्षेत्रों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कृषि और फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावना बताई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि आज के समय में सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय युवाओं को स्वरोजगार और फिर उद्यमिता को अपनाना चाहिए। जब कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हस्तशिल्प और फिर छोटे उद्योगों के अपार अवसर मौजूद हैं, जब सरकार भी इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। जब उनके मुताबिक यदि कृषि और फिर MSME क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तो न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बिहार बोर्ड इंटर 2026 की आंसर की कर दी गई जारी। जी हां, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की आंसर की जारी कर दी गई है। जिन छात्रों ने इस वर्ष इंटर की परीक्षा दी है वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपने प्रश्नों के सही उत्तर देख सकते हैं। यह आंसर की जारी होने के बाद विद्यार्थियों को अपने संभावित अंक का अनुमान लगाने का मौका मिलेगा। जहाँ छात्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के संबंधित विषय और फिर सेट के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न या फिर उत्तर को लेकर के आपत्ति है तो फिर बोर्ड ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। जहाँ इसके लिए निर्धारित शुल्क और फिर प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिहार में पागल कुत्ते का आतंक, 60 से ज्यादा लोगों को काटा, अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म। जब बिहार में एक इलाके में पागल कुत्ते के आतंक से दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि एक ही कुत्ते ने 60 से अधिक लोगों को काट करके घायल कर दिया है। घायलों में बच्चे और फिर बुजुर्ग भी शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई है, लेकिन स्थिति तब और गंभीर हो गई जब एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी सामने आई। कई लोगों को प्राथमिक उपचार देकर के दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया, जब प्रशासन ने तत्काल इंजेक्शन की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और फिर नगर प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग की जा रही है। जब स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि कुत्ते के काटने पर तुरंत घाव को साबुन पानी से धोकर के अस्पताल पहुंचे और टीकाकरण में देरी न करें। वाजिब काम के लिए पागल हूं, जमुई में विधायक का जोशीला ऐलान, सीएम नीतीश से शराबबंदी की समीक्षा की मांग। जब बिहार के जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान विधायक आरपी गुप्ता ने जोशीले अंदाज में कहा कि वे वाजिब काम के लिए पागल है और जनता के हित में हर मुद्दा उठाते रहेंगे। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है, अपील की है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विधायक का कहना है कि शराबबंदी के लागू होने के बाद भी अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से नहीं रुका है और इससे आम लोगों और फिर प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को जमीनी हकीकत का आकलन करके नीति में जरूरी बदलाव पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से पहले भी कहा जाता है कि शराबबंदी सामाजिक सुधार के लिए लागू की गई है और इसमें किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं दी जाएगी। विधायक के इस बयान ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी कानून पर बहस को हवा दे दी है।
तेजस्वी यादव होंगे बिहार से इंडिया गठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार। आरजेडी की बैठक में बड़ा फैसला। जब बिहार की राजनीति में बड़ा फैसला सामने आया है। खबर है कि आरजेडी की बैठक में यह तय किया गया है कि तेजस्वी यादव को बिहार से इंडिया गठबंधन का राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस निर्णय के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। बैठक में पार्टी नेतृत्व ने आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर की रणनीति पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के भीतर सहमति बनने के बाद तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाई गई है। माना जा रहा है कि उन्हें उच्च सदन में भेजकर के विपक्षी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज और मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन इस फैसले को आरजेडी के लिए अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर नामांकन और चुनावी गणित पर टिकी है। बिहार के विधायक ने अपनी सरकारी आवास को जनता के लिए किया समर्पित। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने अपनी सरकारी आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये आवास सिर्फ उनके रहने के लिए नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान और फिर संवाद के केंद्र के रूप में उपयोग किया जाएगा। जहां उनके इस फैसले को लेकर के इलाके में चर्चा तेज हो गई है। विधायक ने बताया है कि लोग अपनी समस्याएं लेकर के सीधे आवास पर आ सकेंगे और फिर वहां पर नियमित रूप से जन सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों का घर जनता के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए, ताकि लोगों को अपने मुद्दों के समाधान के लिए भटकना ना पड़े। इस पहल को समर्थकों ने सराहा है और इसे जनता से जुड़ाव का सकारात्मक कदम बताया है। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को एक अलग संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर जनप्रतिनिधि खुद को आम लोगों के और करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। जीविका 3 से बदलेगी बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। 6 वर्षों में खर्च होंगे 3000 करोड़ रुपए। यह बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए BRTP जीविका 3 परियोजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अगले 6 वर्षों में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूह और फिर ग्रामीण परिवारों की आय में बढ़ोतरी की जाएगी। इस परियोजना के जरिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सशक्त बनाया जाएगा, जहाँ उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और फिर बाजार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। यह कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग और फिर स्वरोजगार के क्षेत्र में ग्रामीणों को नई संभावना मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। जहाँ सरकार को उम्मीद है कि BRTP जीविका 3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। BRA बिहार विश्वविद्यालय में रिजल्ट के बाद ठगों की एंट्री। विद्यार्थी फोन करके कर रहे हैं परेशान। जब BRA बिहार विश्वविद्यालय में रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को ठगों के फोन कॉल आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग खुद को विश्वविद्यालय या फिर संबंधित अधिकारी बताकर के छात्रों से संपर्क कर रहे हैं और अंक सुधार या फिर पास कराने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें बार बार कॉल करके डराया जा रहा है कि उनके नंबर कम है या फिर रिजल्ट में गड़बड़ी है, जिसे ठीक कराने के लिए शुल्क देना होगा, यानी कि पैसा देना होगा। जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है और छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जहाँ प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय सीधे छात्रों से फोन पर पैसे नहीं मांगता है। छात्रों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल की सूचना तुरंत पुलिस या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को दें और अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पक्की। जेडीयू ने दिया बड़ा संकेत। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। जब जेडीयू नेताओं के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जा सकता है। जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने निशांत की मौजूदगी और फिर उनकी भूमिका पर सकारात्मक टिप्पणियां की है। इससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगने लगी है कि जेडीयू भविष्य की तैयारी कर रही है। हालांकि पार्टी की ओर से कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो फिर ये जेडीयू की नई रणनीति का हिस्सा होगा। फिलहाल इसे संकेत भर माना जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। तुम एक हुसैनी मारोगे, हर घर से एक और हुसैनी निकलेगा। जब खामेनी की मौत पर जौनपुर में आक्रोश। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत की खबर के बाद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आक्रोश देखने को मिला। कई स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन और शोक सभा आयोजित की। इस दौरान भावनात्मक नारे लगाए और घटना की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं बल्कि एक विचारधारा पर हमला है। तुम एक हुसैनी मारोगे, हर घर से एक और हुसैनी निकलेगा जैसे कि नारों के जरिए लोगों ने अपना विरोध जताया है। स्थानीय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
नीतीश के करीबी नेता का बयान, विधान परिषद में शराब न पीने की शपथ नहीं ली थी। जी हां, बिहार की शराबबंदी नीति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता ने बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे शराबबंदी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जय नीतीश कुमार के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने विधान परिषद में शराब न पीने की कोई भी शपथ नहीं ली है। उनका कहना था कि सदन के भीतर कानून का पालन करते हैं, लेकिन बाहर निजी जीवन को लेकर के अलग स्थिति हो सकती है। जी हां, इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे शराबबंदी कानून की विफलता से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं पर सत्तापक्ष के कुछ नेताओं ने इसे व्यक्तिगत बयान बताते हुए पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग बताया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर के पहले भी बहस होती रही है। ऐसे में इस तरीके का बयान, नीति और फिर उसके क्रियान्वयन पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। पटना में 43 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। जब पटना में पुलिस ने 43 लाख रुपए की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा किया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों से बड़ी रकम ठग रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह सुनियोजित तरीके से फर्जी कॉल और मैसेज के माध्यम से लोगों को झांसे में लेता था। जब पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को बैंक या फिर अन्य संस्थानों के अधिकारी बताकर के लोगों से OTP और फिर बैंक डिटेल हासिल कर लेते थे। इसके बाद खाते से लाखों रुपए निकाल लिए जाते थे। तकनीकी जांच और फिर सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा और उनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड और फिर अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के तार और किन राज्यों से जुड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की राजनीतिक समाज में विभाजन पैदा कर रही है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना कांग्रेस नेता का है। जब कांग्रेस नेता ने कहा कि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी विभाजन पैदा कर रही है। दरअसल बात है कि किशनगंज के ठाकुरगंज में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर के एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने AIMIM और BJP पर जमकर के निशाना साधा। खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे और घुसपैठ को लेकर के दिए गए बयान पर आपत्ति जताई गई। जब कांग्रेस नेताओं ने साफ कह दिया है कि सीमांचल में किसी भी तरह का घुसपैठिया नहीं है और भारत के मुसलमान गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो आपको बता दूं कि MH आजाद कॉलेज परिसर में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता युवा जिला उपाध्यक्ष सोहेल उर्फ राजा ने की। बैठक में हरियाणा से आए कांग्रेस ऑब्जर्वर आफ्ताब आलम समेत जिला और फिर प्रखंड स्तर के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऑब्जर्वर आफ्ताब आलम ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि इस देश भर में करीब 523 जिला अध्यक्षों और उसके बाद प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा, ताकि पार्टी को नए सिरे से संगठित किया जा सके। बैठक के दौरान कांग्रेस नेता परवेज सिद्दीकी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM की राजनीति समाज में विभाजन पैदा कर रही है। जब सिद्दीकी ने कहा कि यहाँ कोई भी घुसपैठिया नहीं है, भारत के मुसलमान गांधीवादी है और देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि BJP और AIMIM दोनों बांटने की राजनीति कर रही है और इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ रही है। वहीं पर जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने कांग्रेस के संघर्ष और फिर त्याग के इतिहास को याद दिलाते हुए कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक चुनाव में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। युवा जिला अध्यक्ष आजाद साहिल ने युवाओं से पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। जब बैठक के अंत में नेताओं ने संगठन को मजबूत करके आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प भी लिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या बिहार में AIMIM के दोनों हाथों में लड्डू है? क्योंकि अगले 5 साल तक सियासी तौर पर बाजी ऐसी होगी जिसे जीतने के लिए AIMIM का साथ जरूरी होगा। जी हां, AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बिहार की सियासत के सेंटर बन गए हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद महागठबंधन के कई विधायक अख्तरुल ईमान के घर पहुंचे। दरअसल हर दिन शाम में अख्तरुल ईमान के पटना वाले घर में दावत इफ्तार हो रहा है। इसी कड़ी में अख्तरुल ईमान के घर विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद IIP के प्रमुख सहरसा विधायक IP गुप्ता, फॉरबिसगंज के कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, रामगढ़ के बसपा विधायक सतीश कुमार पांडे एक पंगत पर सबने मिलकर के खाना खाया। इससे पहले JDU के बड़े नेता अशफाक करीम, बिस्फी के RJD विधायक आसिफ अहमद भी अख्तरुल ईमान के घर पहुंचे थे। भले ही दावत इफ्तार के बहाने ही सही, महागठबंधन के विधायक लगातार शाम में अख्तरुल ईमान के पास जरूर पहुंच रहे हैं।
हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव का असर तो नहीं है। क्या महागठबंधन के नेता एक एक करके अख्तर अली मान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं पर दूसरे एंगल से देखें तो अब तक महागठबंधन के वैसे विधायक ही अख्तर अली मान के घर पहुंचे हैं जिनकी जीत में पर्दे के पीछे एआईएमआईएम का हाथ है। जहां सहरसा सीट फारबिसगंज सीट पर एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि रामगढ़ सीट पर खुले तौर पर एआईएमआईएम ने बसपा के सतीश कुमार को समर्थन दिया था। गौरतलब है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, जब 5 में से 4 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे। यह आखिरी एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। बसपा और एआईएमआईएम के सपोर्ट के बिना महागठबंधन का उम्मीदवार राज्यसभा नहीं जा सकता है। जी हाँ, पर बसपा का स्टैंड यह है कि वे किसे वोट करेंगे ये अभी तय नहीं है। वहीं पर एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि अख्तर अली मान राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी यादव से मांग भी उन्होंने की है कि वे सपोर्ट अख्तर अली मान को करें। तो फिर आरजेडी ने भी ऐलान कर दिया है कि वे 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार देंगे। तो वहीं पर दूसरी तरफ जेडीयू वाले भी लग गए हैं कि वे 5 सीट पर उम्मीदवार उतारा जाएगा। कुल मिलाकर के कहें तो इस एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है। ये पेंच तभी निकलेगा जब अख्तर अली मान चाहेंगे, जहां वो जो चाहेंगे वही होगा। सो महागठबंधन के नेता एक एक करके लगातार अख्तर अली मान से इस मामले पर संवाद कर रहे हैं। अभी बातचीत फाइनल नहीं है, अभी मामला उलझा हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या लगता है अख्तर अली मान साहब किधर जाएंगे? खुद उम्मीदवार बनकर के आएंगे या फिर समर्थन देखिए? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में पहला सुरजापुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। इस सुरजापुरी महोत्सव में किशनगंज डीएम श्री विशाल राज ने कहा कि सुरजापुरी भाषा नहीं बल्कि समृद्ध सभ्यता है। जी हां, किशनगंज में पहली बार सुरजापुरी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर भाषा, संस्कृति और फिर परंपराओं की अनोखी झलक देखने को मिली। सम्राट अशोक भवन के पास मोटर जांच केंद्र परिसर में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी और फिर पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया है। इस मौके पर सुरजापुरी भाषा और फिर लोक संस्कृति के संरक्षण को लेकर के बड़ा संदेश दिया गया, जब प्रशासन ने इसे क्षेत्र की पहचान और फिर विरासत को सहेजने की ऐतिहासिक पहल बताया। तो आपको बता दें कि सुरजापुरी महोत्सव के उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि सुरजापुरी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ये इस क्षेत्र की समृद्ध सभ्यता और लोक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि ये भाषा जाति और फिर धर्म से ऊपर उठ करके लोगों को जोड़ने का काम करती है। जब डीएम ने नई पीढ़ी खास करके बच्चों और फिर युवाओं से अपील की है कि वे अपनी मातृभाषा और फिर सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएं। जहां उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से सुरजापुरी भाषा को किशनगंज ही नहीं बल्कि राज्य और फिर देश स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जब पुलिस अधीक्षक ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि भारत विविध भाषाओं और फिर संस्कृतियों का देश है। ऐसे कार्यक्रम सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं और स्थानीय परंपरा को जीवित रखते हैं। वहीं पर महोत्सव में सुरजापुरी भाषा की कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इनमें जगदीश वाई राम उर्फ मिराग का उपन्यास सुरजापुरी की माटी, डॉक्टर पीपी सिन्हा की लघु कथा सबसे बोरो टाका, वहाँ पर राजकुमार शाह का काव्य संग्रह हाल जोतवा जाही और फिर मिली कुमारी की पुस्तक पोड़ेर बेटी शामिल है। वहीं पर कार्यक्रम के दौरान एआई आधारित सुरजापुरी स्टॉल, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, पुस्तक स्टॉल और फिर जीविका समूह द्वारा लगाए गए पारंपरिक खान पान के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। अधिकारियों ने पारंपरिक व्यंजन भक्के का स्वाद लिया और सुरजापुरी विवाह परंपरा से जुड़े डोल नगारा के प्रदर्शनों का अवलोकन किया। ये पहला सुरजापुरी महोत्सव आने वाले समय में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार में एक बार फिर से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। खास करके पटना समेत कई जिलों में H5N1 वायरस की पुष्टि के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाल ही में पटना में करीब 6000 पोल्ट्री पक्षियों को मार करके जमीन में दबा दिया गया। कौवों की मौत के बाद ये वायरस पोल्ट्री फार्म तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर H5N1 क्या है, ये कैसे फैलता है और इंसानों को कितना खतरा है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा। तो आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एवियन
इन्फ्लुएंजा H5N1 कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। जब बिहार में 28 जनवरी से अब तक 366 कौवों की मौत की पुष्टि इस वायरस से हुई है। जब दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, पटना और पश्चिमी चंपारण में इसके मामले सामने आए हैं। ये वायरस संक्रमित पक्षियों के मल, लार और नाक के स्राव के जरिए फैलता है। वहीं पर प्रवासी पक्षी इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिससे पोल्ट्री फार्म में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि H5N1 मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, खास करके वे लोग जो संक्रमित पक्षियों या फिर पोल्ट्री फार्म के सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा रहता है। अब सवाल है कि इसके लक्षण क्या है। तो अगर ये वायरस इंसानों में फैलता है तो तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरीके के लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि बचाव कैसे करें। तो संक्रमित या फिर मृत पक्षियों से दूरी बनाए रखें। पोल्ट्री फार्म पर काम करते समय मास्क और दस्तावेज का उपयोग करें। चिकन और अंडे अच्छी तरह से पकाकर ही खाएं, नहीं खाएं तो ही बेहतर है। हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर किसी को लक्षण महसूस हो तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह सतर्कता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी होली के मौके पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया या फिर बिहार आना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। होली में आपको गाड़ी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि होली के त्योहार नजदीक है, लेकिन घर लौटने की खुशी इस बार कई लोगों के लिए परेशानी में बदल गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों में सीट फुल हो चुकी है और कंफर्म टिकट मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। जब दूसरे राज्य में काम करने वाले लोग अपने घर किशनगंज और आसपास के इलाकों में आना चाहते हैं, लेकिन टिकट वेटिंग में अटका हुआ है। जब कई लोगों को अपनी छुट्टी बढ़ानी पड़ रही है तो फिर कुछ लोग बिना कंफर्म टिकट के ही सफर करने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि 4 मार्च को होली है और इस पर्व को लेकर के ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार सुबह 6:27 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहुंची। इस ट्रेन से कई यात्री किशनगंज उतरे, जिनमें से कुछ होली मनाने घर लौटे थे। यात्रियों से बातचीत में सामने आया है कि कंफर्म टिकट मिलना बेहद कठिन हो गया है। नोएडा में एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक यात्री ने बताया है कि उन्हें अचानक छुट्टी मिली थी। उन्होंने 6 दिन पहले टिकट बुक कराया, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ या किसी तरह से वे सफर करके किशनगंज पहुंचे। वहीं पर एक अन्य यात्री ने बताया है कि उन्होंने 1 माह पहले ही टिकट आरक्षित कराया था, इसलिए उनका टिकट कंफर्म हो गया। वहीं पर स्टेशन पर मौजूद रंजीत कुमार, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और यहाँ एक निजी संस्था में काम करते हैं, उन्होंने भी 1 माह पहले ही टिकट बुक कराया था। रंजीत कुमार ने बताया है कि वे होली से 2 दिन पहले घर जाना चाहते थे, लेकिन उस तारीख का कंफर्म टिकट नहीं मिला। मजबूरन उन्हें पहले ही छुट्टी लेकर के निकलना पड़ा। यह अनुमान है कि होली से 1-2 दिन पहले स्टेशन पर भीड़ और बढ़ेगी। यह निजी और सरकारी संस्थाओं में छुट्टियां शुरू होते ही यात्रियों की संख्या में तेजी आएगी। यह त्योहार के इस मौसम में यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कंफर्म टिकट, जो इस बार कई लोगों के लिए सपना बन करके रह गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, भारत में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि आदत और भावना है। जब सुबह की शुरुआत हो या फिर शाम की थकान, एक कप चाय मूड को तुरंत तरोताज़ा कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा चाय पीने से सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? जब दिन भर में कितनी चाय पीना सही है और कब ये आदत परेशानी बन सकती है, आज इसी पर हम बात करेंगे आसान भाषा में। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एक स्वास्थ्य वयस्क व्यक्ति दिन में 2 से 3 कप चाय तक सीमित रहे तो फिर यह सुरक्षित माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक दिन में कुल कैफीन की मात्रा लगभग 200 से 300 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप दिन में 4 से 5 कप या उससे ज्यादा चाय पीते हैं तो शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन और नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती है। वहीं पर सुबह खाली पेट चाय पीना भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे एसिडिटी, गैस और पेट में जलन की समस्याएं बढ़ सकती है। वहीं पर खाने के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि चाय हमेशा संतुलित मात्रा में पिएं। कोशिश करें कि रात में सोने से 3 से 4 घंटे पहले चाय ना लें।
ताकि नींद पर असर ना पड़े। वहीं पर अगर चाय की आदत कम करनी है तो ग्रीन टी या फिर हर्बल टी को विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि हर चीज की अति नुकसानदायक ही होती है, इसलिए स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखें और चाय का आनंद सीमित मात्रा में लें। आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि ये जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या या फिर डाइट में बदलाव से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वहीं पर आपको बता दूं कि कुछ लोगों को चाय की इतनी तलब होती है कि उन्हें हर 2-3 घंटे में चाय चाहिए होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा चाय पीते हैं तो आपको इस तरह की समस्या हो सकती है जो आपको अभी बताया गया है। जहां आपके लिए 2 से 3 कप ही चाय सुरक्षित माना जाता है, ज्यादा चाय आपको नुकसानदेह है और नुकसान हो सकता है। वहीं पर खाने के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है।